आर्टिकल 370 की सुनवाई का आज छठा दिन था। 16 अगस्त 2023 आज का दिन तय था। आज के दिन जो दफा 370 के ऊपर बहस होनी थी, उस बहस का छठा दिन था और आज सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने सज्जाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मुकदमे को लेकर अपनी गुजारिशात जो है वो पेश की। आप जानते हैं ऑलरेडी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है जम्मू कश्मीर, जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो पिटिशंस को सुन रहा है जिन पिटिशंस में आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेट किया गया है उस एब्रोगेशन को चैलेंज किया गया है। आर्टिकल 370 के जरिए जम्मू कश्मीर को एक मकबूली हैसियत हासिल थी मुल्क भर में। उसी आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को अमेंड किया गया और अमेंड करके जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया। उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और इसी चैलेंज को लेकर आज 5 जजेस का बेंच इसकी हालांकि पिछले 5 दिन से सुनवाई कर रहा है, आज छठा दिन था। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवाई और सूर्यकांत, ये तमाम जज साहिबान हैं जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। लगभग 20 के करीब पिटिशन हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, जिनमें सेंट्रल मरकजी सरकार ने के 2019 के फैसले को आर्टिकल 370 को लेकर चैलेंज किया गया है। जब मार्च में इस मामले को लिस्ट किया गया तो 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि इस पिटिशन को 7 जजेस के बेंच को रेफर नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ पिटिशनर्स ये गुजारिश की थी कि ये 7 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को मामला रेफर कर दिया जाना चाहिए। 2 अगस्त को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। जब इस 2 अगस्त को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सुनवाई के फौरन बाद कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या आर्टिकल 370 जो है इसे क्या ये परमानेंट प्रोविजन सिर्फ इस बुनियाद पर बन जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो जम्मू कश्मीर की थी जो रिकमेंड कर सकती थी इसकी डिलीशन को, वो 1957 में खत्म हो गई। बात मैंने आपके साथ की भी थी। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या ये आर्टिकल 370 जो संविधान का, आईन का बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या ये उसका हिस्सा बनता है? अगर हम ये एक्सेप्ट करें कि आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का उसी वक्त परमानेंट हो गया था जब जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली खत्म हो गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को कहा कि जिस तरह की आईनी जमहूरियत हमारे मुल्क में है, जिस आईनी जमहूरियत में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के जरिए लोगों की राय जानी जाती है और इस मुल्क में रेफरेंडम नहीं होता, आईन में रेफरेंडम की कोई जगह नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को कही। ब्रेक्जिट का उसमें रेफरेंस दिया गया था, यूनाइटेड किंगडम की बात की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा रेफरेंडम के लिए, हालांकि ये तमाम जितनी बातें सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं ये बहस मुबाहिसा है, ये आर्गुमेंट्स हैं, इसमें जज साहिबान सवाल पूछ रहे हैं और जो वकला साहिबान हैं वो जवाब दे रहे हैं, वो अपना आर्गुमेंट, अपनी दलील आर्टिकल 370 के हक में पेश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 को जिस तरीके से अमेंड किया गया वो गैर आईनी है, वो आईन गैर आईनी है, वो सही तरीके से नहीं किया गया है, वो इस तरीके से ये तमाम बातें जो हैं वो तमाम बातें ये रख रहे हैं। कोर्ट ने उसके बाद ये सवाल भी पूछा कि आर्टिकल 370 को ऑर्डिनेंस के जरिए स्क्रैप करने के बारे में पूछा कि जब प्रेसिडेंट का रूल आर्टिकल 356 के तहत अगर वहां पर है तो बताइए क्या ऑर्डिनेंस के जरिए आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया जा सकता है। और यह भी आपको याद होगा कि पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ मिलना है वो किसी भी तरीके से कंडीशनल नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उन्होंने ये कहा था, एक चीज बिल्कुल साफ है, वो ये है कि कोई कंडीशनल इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर का भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ नहीं हुआ था। यानी जिस समय जम्मू कश्मीर भारत के साथ मिला उस मिलाप का को लेकर कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं रखी गई थी। कंडीशन, वो इंटीग्रेशन जो था, वो मिलाप जो था वो मुकम्मल था, हर तरीके से वो कंप्लीट था। अब एक ही मामला जो तयशुदा है या जो तय होना बाकी है कि पार्लियामेंट अब क्या इस ताकत को इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं
नहीं है जिस ताकत का इस्तेमाल पार्लियामेंट ने किया। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था। अब आज क्या हुआ? आज सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, बहुत कानून के माहिर, आईन के माहिर और बहुत बड़ा नाम इंडियन जुडिशरी में, बहुत बड़ा नाम लीगल फ्रेटर्निटी में, कानूनदानों में बहुत बड़ा नाम है इनका। आज उन्होंने बात करते करते अपने आर्गुमेंट्स के दौरान ये कहा कि 5 अगस्त और 6 अगस्त को जो हुआ वो फ्रॉड था आईन के ऊपर, और वो फ्रॉड महामहिम राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया। उसके बाद उन्होंने उस दलील को साबित करने के लिए अपने आर्गुमेंट्स भी पेश किए। उन्होंने ये कहा कि मैं जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ आपके सामने खड़ा हूं। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोन की पार्टी है और खुद सज्जाद गनी लोन आज दिल्ली में थे। उन्होंने भी इस हियरिंग को अटेंड किया और उन्होंने ये कहा कि मैं दलील को सुन रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है मर्जर एग्रीमेंट को लेकर। उन्होंने कहा कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि आफ्टर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन द सरेंडर ऑफ सोवरेनिटी वाज एब्सोल्यूट। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने यह कहा कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को आपने साइन कर दिया तो जो सोवरेनिटी, जो आजादी आपकी थी, वो मुकम्मल तौर पर आपने क्योंकि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ है, तो जब हम विलय की बात करते हैं, जब हम मिलने की बात करते हैं, मिलन की बात करते हैं, तो उसमें एक बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन था वो मुकम्मल तौर पर वहां पर जम्मू कश्मीर ने अपनी आजादी जो थी, अपनी खुद इरादियत जो थी, वो उन्होंने हिंदुस्तान को सौंप दी थी। इस पर उन्होंने ये कहा कि जहां तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का ताल्लुक है, वो एक्सटर्नल सोवरेनिटी के साथ डील करता है। ठीक है, उन्होंने कहा वो बिल्कुल वो एक्सटर्नल सोवरेनिटी हमारी खत्म हो गई, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनल सोवरेनिटी आज भी जम्मू कश्मीर के, इंटरनल सोवरेनिटी जम्मू कश्मीर के पास थी। तो उन्होंने आगे ये कहा जो बहुत अहम है, उन्होंने कहा कि जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वाज व्हाट सिस्टम वुड हैव इन द मीनवाइल, कि इसके बीच में, इसके दौरान क्या सिस्टम यहां पर रहेगा। तो जहां तक इंटरनल सोवरेनिटी का ताल्लुक है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। और साथ में ही उन्होंने यह भी कहा तमाम जितने भी महाराजा थे, उन महाराजाओं ने अपनी इंटरनल सोवरेनिटी को रिटेन किया। उसके बाद उन्होंने फर्दर आगे कहा कि फिर हम मर्जर एग्रीमेंट को देखते हैं, और उस मर्जर एग्रीमेंट में जम्मू कश्मीर की इंटरनल सोवरेनिटी की अंदरूनी खुद मुख्तारी किस हद तक जम्मू कश्मीर के पास होगी, या इंटरनल सोवरेनिटी जम्मू कश्मीर के पास किस हद तक होगी, उसको उसमें डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 370 was a substitute to the standstill and merger agreement without which we are lost। उन्होंने कहा आईन की दफा 370 वो एक सब्स्टिट्यूट था स्टैंड स्टिल और मर्जर एग्रीमेंट का, और अगर वही खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम भी गुम हो जाते हैं। यानी इनके, राजीव धवन के कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 70 जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के रिश्ते की बुनियाद है। उन्होंने कहा बुनियाद इसी पर पड़ी है, और इसी बुनियाद के ऊपर जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का रिश्ता कायम हुआ, यह उन्होंने कहा। यह बहुत अहम है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो सुनवाई इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसमें उसके बाद उन्होंने आगे ये कहा कि हमारे मुल्क में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे मजहब हैं, बहुत सारे मजहब हैं, बहुत सारे रस्में हैं, बहुत सारे रिवाज हैं, अलग अलग तरीके के लोग यहां पर रहते हैं, बहुत सारी जातियां हैं, प्रजातियां हैं, और जब आप मुल्क भर में चलना शुरू करते हैं तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा अगर ये सस्पेंशन फेल होता है तो फिर प्रेसिडेंट रूल भी फेल होता है। उन्होंने कहा कि आपने, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने कहा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और ये जो मैंडेटरी प्रोविजन है, ये हमें उन मैंडेटरी प्रोविजन जो आर्टिकल 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वहां तक ले जाता है। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने उनसे पूछा कि हम आर्टिकल 356(1) के सी के साथ कैसे डील करें। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं वेयर द गवर्नेंस कैन नॉट बी कैरिड आउट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आईन के मुताबिक हुकूमत नहीं हो रही है तो प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि वो फौरन वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल नाफिज कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है मींस की टर्म इस्तेमाल करता है, उसका मतलब वो पावर को एक्सपैंड करने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि पावर का एम्बिट जो एक्सपैंड हो रहा है। यहां पर धवन ने कहा कि
आर्टिकल 3 के तहत जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, मैंने कभी कोई कोशिश नहीं देखी कि आप एक मैंडेटरी प्रोविजन जो है आर्टिकल 3 के तहत ले जाते हैं। अगर आप आर्टिकल 356(1)(c) को एक्सपैंड करते हैं तो आपको पता चलता है कि राष्ट्रपति के पास ताकतें जरूर हैं। तो आपने मैंडेटरी प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना है, आप उन्हें डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी प्रोक्लेमेशन जो महामहिम राष्ट्रपति करते हैं वो ठीक नहीं है, गलत है, तो देन एक्सटेंशन बाय द पार्लियामेंट इन जुलाई फॉर 6 months वाज आल्सो बैड इन लॉ। तो उन्होंने कहा अगर वो कानूनी तौर पर गलत है तो फिर 6 जुलाई को जो हुआ वो भी गलत था, उसे भी वो एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रेसिडेंट रूल होता है आर्टिकल 3 और 4 इसे आप इन्वोक नहीं कर सकते हैं, एज दे हैव कंडीशनली अटैच्ड एंड द कंडीशनैलिटी लाइज विद द स्टेट लेजिस्लेचर। और ये ताकत स्टेट लेजिस्लेचर के पास होती है, और यहां पर लेजिस्लेचर पार्लियामेंट और गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट बन गया। इस पर जैसे संजीव खन्ना ने कहा कि ये जो आप आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 की प्रपोजिशन बता रहे हैं ये काबिल कबूल नहीं है। हालात ऐसे हो सकते हैं विच में नॉट बी एबल टू बी पॉस्टुलेटेड। इस पर राजीव धवन ने कहा कि आप पार्लियामेंट को बदल नहीं सकते हैं लेजिस्लेचर से, पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर नहीं कह सकते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस डेफिनेशन को बहुत छोटा कर रहे हैं। इस पर जैसे संजीव खन्ना ने कहा कि पावर के होने और पावर के एब्यूज में बहुत फर्क है, हमें इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि क्या पार्लियामेंट एक कानून पास कर सकती है आर्टिकल 356 को इन्वोक करके, जब किसी जगह प्रेसिडेंट का रूल है अंडर आर्टिकल 356। धवन ने यहां पर कहा जब ये कानून पास करती है तो कानून पास करने के बाद इन्हें आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसकी पासदारी करनी है। आगे उन्होंने ये कहा कि जब आप आर्टिकल 168 को पढ़ते हैं, एक मुल्क के, हमारे मुल्क के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ये सेफ गार्ड्स हैं, ये लिमिट्स हैं जहां तक फेडरल स्ट्रक्चर के मामले में आईन की हुदूद हैं। उसके बाद धवन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि ज्यादातर जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए यूनियन टेरिटरीज बनाई हैं चंडीगढ़ के अलावा, ठीक है। लेकिन जेएनके के लिए स्टेट को आपने 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया, एक को आपने लेजिस्लेचर दिया, एक को बिना लेजिस्लेचर के, और आपने इसमें ना तो आर्टिकल 239 का कोई रेफरेंस दिया, ना आपने आर्टिकल 239 AA का कोई रेफरेंस दिया। और आगे उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 3 और 4 का इस्तेमाल करके अगर आप ये करते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर इज नॉट अ डेड हॉर्स, ठीक है। आप जम्मू कश्मीर की जो सालमियत थी, जम्मू कश्मीर की जो ऑटोनॉमी थी, आप बिल्कुल ऐसे ही नहीं वो छीन सकते हैं कि गवर्नमेंट हुकूमत कहती है कि ठीक है जी हमने ले लिया, ये प्रोविजन वापस ले लिया, ठीक है। उन्होंने कहा जहां तक ऑटोनॉमी का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी का, यानी अंदरूनी खुद मुख्तारी का ताल्लुक जहां तक है, उन्होंने कहा वो भारत के संविधान के फंडामेंटल है, यानी एक कोर है भारत के संविधान का। उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्टिकल 356 तो आप बिल्कुल उसका इस्तेमाल तो हो रहा है और वो बिल्कुल बेकार हो गया है। उन्होंने कहा कि जब मैंने राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट रूल पर किताब लिखी तो केरला के ऊपर लंबी चौड़ी बहस हुई, लेकिन बाकी किसी स्टेट पर कोई बहस नहीं हुई, कोई कॉरस्पॉन्डेंस हमारे टेबल पर नहीं थी किसी गवर्नर और किसी प्रेसिडेंट के बीच में कभी हुई हो। फिर शेड्यूल 5 की बात उन्होंने ये कही, उन्होंने कहा आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है, और उन्होंने शेड्यूल 5 की बात की और उन्होंने कहा कि आपने उसको एक्सक्लूड किया है और शेड्यूल 6 में इंक्लूड किया है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की ऑटोनॉमी की बात उन्होंने ये कहा करी और जब ये बातें उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने ये कहा इन तमाम के बगैर, इन तमाम ऑटोनॉमीज के बगैर, इन तमाम खुद मुख्तियारों के बगैर इंडिया कोलैप्स हो गया होता अभी तक। यानी उन्होंने मिसाल देने की कोशिश की कि आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए कि आपने नॉर्थ ईस्ट की कितनी सारी स्टेट्स में आपने उनको बहुत सारी एग्जेम्पशंस दे के रखी हैं, आपने अंदरूनी खुद मुख्तारी उनको दे के रखी है। तो जो अंदरूनी खुद मुख्तारी आपने उनको दी हुई है, उसी के कारण मुल्क का आईन जिंदाबाद है, उसी के कारण मुल्क का आईन जिंदा जावेद है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये अंदरूनी खुद मुख्तियारियां आपने नहीं दी होती तो अभी तक हमारा आईन जो है, हमारा मुल्क कोलैप्स कर गया होता। उन्होंने कहा ये ऑटोनॉमी विद इन द फेडरेशन है कि आप मुल्क के अंदर रहते हुए भी अलग अलग जो मुल्क की रियासतें हैं, उन मुल्क की रियासतों को अंदरूनी खुद मुख्तारी, उन मुल्क की रियासतों के हालात देखकर,
उन मुल्क की रियासतों में रहने वाले लोगों के मिजाज, उनका रहन सहन, उनका कल्चर, उनकी सिविलाइजेशन, उनकी तारीख, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इन रियासतों को ये इजाजत देते हैं कि ठीक है भाई, आप मुल्क के आईन के अंदर आपको इख्तियार है कि आप ये चीजें खुद कर सकते हैं। तो आपने कहा ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहेंगे नहीं जी, हम तो बस ये लेके जा रहे हैं, ठीक है, और ये कहें कि भाई ये तो तारीख का हिस्सा है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो हमने जमहूरी तौर पर ताकत लोगों को दी है, उसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट हमारे पास है। अगर ये हमने नहीं किया होता तो हमने उसे खो दिया होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा, अदरवाइज इट वुड हैव बीन लॉस्ट, ठीक है। और उन्होंने ये कहा इसी डाइवर्सिटी को पर हमें फख्र होना चाहिए, हमें नाज होना चाहिए। हम यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में इसे दरकिनार कर दें, ये बिल्कुल गलत है। एज देयर आर नो डेड हॉर्सेस टू बी फ्लॉग्ड। उसके बाद आगे उन्होंने ये कहा डाइवर्सिटी इज नेसेसिटेटेड बाय द एब्सेंस ऑफ द मर्जर एग्रीमेंट। उन्होंने कहा डाइवर्सिटी की जरूरत जो है, जब आप कोई भी मर्जर एग्रीमेंट है उसको नेसेसिटेट करता है मर्जर एग्रीमेंट। दीज आर इन फैक्ट मल्टी सिमेट्रिकल प्रोविजंस एंड मेक अवर कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक एनी अदर इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा हमारे आईन को ये बाकी तमाम दुनिया के आईनों से मुख्तलिफ बनाता है। उसके बाद उन्होंने एक और चीज कही, उन्होंने कहा महाराजा हरि सिंह के पास जम्मू कश्मीर के ऊपर आजादाना कंट्रोल था और वो उस वक्त एक राजा थे, एक महाराजा थे। कोई मर्जर एग्रीमेंट, कोई स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट नहीं हुआ था। उन्होंने कहा क्या हम इस तरीके से जम्मू कश्मीर के आईन को बस भूल जाएं? उन्होंने कहा जब इसकी सुनवाई शुरू हुई, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैच्यू की तरह पढ़ा जा रहा था, ठीक है। उन्होंने आगे यह भी कहा इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 44 का ताल्लुक है, वही एक वक्त है जब सेक्शन 3 का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आगे उन्होंने यह भी कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद आर्टिकल 373 रहा है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने यह कहा कि प्रेसिडेंट के रूल के दौरान आर्टिकल 370 को क्यों नहीं छेड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा इसलिए नहीं छेड़ा जा सकता क्योंकि उसके लिए कंसल्टेशन और कंकरेंस की जरूरत है। उन्होंने कहा इस तरीके से आर्टिकल 370 को आप खत्म नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने कहा आर्टिकल 370 फार फ्रॉम बीइंग अ रेलिक इज व्हाट अपीयर्स इन मर्जर एग्रीमेंट और द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। आगे धवन ने यह भी कहा आर्गुमेंट, उन्होंने कहा कि जो मरकजी सरकार ने कहा है, ठीक है, ये जो एक्सरसाइज हो रही है ये वापस जाना है, इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया जाना चाहिए। धवन ने कहा, उन्होंने कहा आर्टिकल 370 जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, मर्जर एग्रीमेंट का सब्स्टिट्यूट है इंटरप्रिटेशन के तौर पर। और आर्टिकल 34, आर्टिकल 370 आप प्रेसिडेंट रूल में इन्वोक ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर की जरूरत है। और उन्होंने कहा ऐसे आईन कैसे गायब हो सकता है। और आगे उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन का जो कानून है वो आर्टिकल 370 के इज वायलेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के जरिए जो प्रोसेसेस आपको करने हैं जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसकी वायलेशन है। जो खोया गया है, लॉस हुआ स्टेटहुड का, डिग्रेड करने से आपने उसको यूटी बना दिया, कंकरेंस के प्रोविजन से आपने जो है अबॉलिश कर दिए, आपने रेजिड्यूरी पावर्स का जो है गलत इस्तेमाल किया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये आपसे गुजारिश की जाती है कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर की रिस्टोर की जाए और प्रेसिडेंट्स रूल एब्रोगेट किया जाए। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा आप एक ऐसे वक्त को देख रहे हैं जहां पर महाराजा अनसर्टन था, महाराजा श्योर नहीं थे कि क्या उनको भारत के साथ विलय करना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। आप उस वक्त में हैं जब भारत पैदा हो रहा था और इस वक्त आर्टिकल 370 बड़ी खूबसूरती के साथ फ्रेम किया गया ताकि जम्मू कश्मीर का इल्हाक जो है वो भारत के साथ हो सके। एक वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया गया और यह वादा किया गया कि आर्टिकल 370 एक वादा था, एक भरोसा था जो जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया था। और इस वादे और इस भरोसे का मतलब यह था कि आर्टिकल 370 को फ्रेम किया गया, फ्रेम इस तरीके से किया गया ताकि जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हो। और इल्हाक के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 के जरिए एक वादा किया गया कि आपको अंदरूनी खुद मुख्तियारी दी जाएगी, जिस अंदरूनी खुद मुख्तियारी को आप एंजॉय करेंगे। तो उन्होंने कहा आर्टिकल 370 को लेकर उन्होंने कहा यह अनयूजुअल ड्राफ्टमैनशिप है,
और अगले आगे जो उन्हें टेम्पररी को लेकर कहा, इन्होंने कहा आर्टिकल 370 मकसद की वजह से टेम्पररी है, ठीक है, इज टेम्पररी बाय ऑब्जेक्ट, द पर्पस, जो मकसद है। एक बार जब मकसद पूरा हो गया उसके बाद प्रेसिडेंट को करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। आगे उन्होंने ये कहा है, इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आर्टिकल 373 ने उन्हें ये वादा बंद किया कि आर्टिकल 370 आईन का हिस्सा बना रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात राजीव धवन ने कही। अभी मैंने कहा कि अभी दूसरी तरफ से आर्गुमेंट होने हैं, अभी मरकजी सरकार ने अपनी दलील जो है वो पेश करनी है, लेकिन ये जो दलील इन्होंने पेश की है इसको दोबारा थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं बताऊं। उन्होंने कहा आप एक ऐसे वक्त में थे जब महाराजा हरि सिंह को यह तय करना था कि वो हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, वो अभी इसी पशुपेश में थे, जाऊं कि नहीं जाऊं। आप एक ऐसे वक्त में ही हिंदुस्तान पैदा हो रहा था, जन्म हो रहा था हिंदुस्तान का, और आप एक ऐसे वक्त में हैं जिस वक्त में आर्टिकल 370 को बड़ी लायकी और बड़ी काबिलियत के साथ फ्रेम किया गया ताकि जम्मू कश्मीर का इल्हाक जो है वो भारत के साथ मुकम्मल हो। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 का वादा है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया गया, और उन्होंने कहा इस वादे को हम किसी भी वक्त तोड़ नहीं सकते हैं, वादा खिलाफी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये आर्टिकल 370 टेम्परेरी था, लेकिन टेम्परेरी अपने मकसद के जरिए था। मकसद जो था, जब मकसद पूरा हो गया उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें उसके बाद करने के लिए उनके पास कुछ बाकी नहीं रहा। उन्होंने कहा आर्टिकल 373 ने हिंदुस्तान को, जम्मू कश्मीर को, हिंदुस्तान को यह मनवाया, उनसे यह एग्री करवाया कि आर्टिकल 370 हमेशा हमेशा हिंदुस्तान के आईन का हिस्सा रहेगा, और यह वो जमानत है जो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को दे रहे हैं। इस जमानत के जरिए हम जम्मू कश्मीर के लोगों को यह कह रहे हैं कि अंदरूनी खुद मुख्तारी आपकी मुकम्मल रहेगी, लेकिन आप हिंदुस्तान का अहम हिस्सा बनकर रहेंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहा टेम्पररी स्टैट्यूट्स का जहां तक ताल्लुक है, जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता। टेम्पररी स्टैट्यूट्स के ऊपर जनरल क्लॉजेज एक्ट अप्लाई नहीं होता, और इसे बार बार आप एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हैं। अगर ये कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज है, फिर मेरी आपसे गुजारिश है, पार्लियामेंट कुड हैव डन इज by bringing in constitutional amendment under Article 368 and repeal Article 370, and there was no other way, and that is held by this court. Lastly, exercise of power by the president on August 5 and 6 was nothing but the fraud on the constitution. ये बहुत सिग्निफिकेंट कहा हमने कि आर्टिकल 5 और 6 को लेकर जिन ताकतों का इस्तेमाल राष्ट्र प्रेसिडेंट ने किया वो आईन पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। डीसी वाधवा केस का उन्होंने जिक्र किया, उस पर भी उन्होंने ये कहा कि उसमें यह कहा गया है कि आप आईन का इस्तेमाल अपने सियासी एजेंडे को फुलफिल करने के लिए नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा रिकॉर्ड पर कोई ऐसी चीज नहीं है सिवाय इस चीज के कि एक पार्टी का, रूलिंग पार्टी का मैनिफेस्टो था 2019 का, जिसमें उन्होंने यह वादा किया था कि अगर हमने हुकूमत बनाई तो हम आर्टिकल 370 को खत्म कर देंगे। उन्होंने ये कहा कि यह बहुत बड़ा फ्रॉड है आईन के ऊपर। उन्होंने कहा आर्टिकल 356 खुद एक टेम्परेरी प्रोविजन है, तो क्या एक टेम्परेरी प्रोविजन के जरिए आप एक परमानेंट किस्म का, परमानेंट नेचर का कोई काम कर सकते हैं? उन्होंने कहा जहां तक आपने कहा आतंकवाद की बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल आतंकवाद है, बहुत सारे और राज्यों में है, नॉर्थ ईस्ट में है, पंजाब में था, लेकिन रूलिंग पार्टी जो मरकज में है, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो रूलिंग पार्टी इस समय मरकज में है, कोई भी स्टेट इसमें सेफ नहीं रहेगी। उन्होंने कहा इस तरीके की सोच जो है वो आईन के लिए और खासकर जमहूरियत के लिए खतरा है, और जहां पर भी ये पावर में नहीं आ सकेंगे, जहां पर भी ये हुकूमत नहीं बना पाएंगे, ये क्या हर जगह ही करेंगे कि जी इसको यूनियन टेरिटरी बना देते हैं और ये कह दें कि ये मुल्क के हक में है, ये नेशनल इंटरेस्ट में हमने फैसला कर लिया, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो फैसला जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में ना हो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बहुत जरूरत है कि इसमें कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप करे, कोर्ट इसमें आके इंटरवीन करे और एक कानून बनाए, ताकि ऐसा ना हो कि बार बार ये अलग अलग जगहों पर इसी चीज को रिपीट किया जाए। यानी आज जो आर्गुमेंट्स हुए हैं, इसमें सज्जाद गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन थे। सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने कोर्ट का ध्यान इस और
दिलाया कि किस तरीके से आर्टिकल 356 की ताकतों का इस्तेमाल किया गया। और बहुत अहम बात जो उन्होंने आज कही है वो उन्होंने ये कहा, आर्टिकल 370 के जरिए एक जमानत जम्मू कश्मीर के लोगों को दी गई थी कि आपको अंदरूनी खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर दी जाएगी, और ये आर्टिकल 370 ही था जिसके जरिए जम्मू कश्मीर का इल्हाक जो है वो भारत के साथ हुआ। और जब जम्मू कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ हुआ, हिंदुस्तान के साथ हुआ, उस इल्हाक के होने के बाद आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को ये जमानत थी, अब आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बहुत बड़े मुल्क का हिस्सा बन चुके हैं, आप हमारे मुल्क के सर का ताज हैं। जब ये हो चुका, अब इसके होने के बाद हम इस बात के लिए आपसे वादाबंद हैं कि आप हमारे साथ हैं, आपको अंदरूनी खुद मुख्तारी यानी अंदर जो कुछ आप कानून बनाना चाहते हैं, कोई नए कानून बनाना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर है, वो सब कुछ करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो मैं आर्गुमेंट को थोड़ा ब्रॉडर सेंस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पार्लियामेंट में ये डिबेट तारीखी है, पार्लियामेंट में ये आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स तारीखी हैं, हिस्टोरिक हैं, ऐतिहासिक हैं, इतिहास बन रहा है। भारत की पार्लियामेंट इतिहास बन रहा है, इतिहास बन रहा है, इतिहास बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इतिहास बन रहा है। और ये जो, माफ कीजिएगा मैंने आप पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया, उसके लिए मुझे आप माफ करेंगे, इस समय सुप्रीम कोर्ट में तारीख रकम की जा रही है। ये 5 जजों का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिस मामले को सुन रहा है, वो मामला छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा मामला है। और जिस तरीके से सुनवाई हो रही है और जिस तरह के आर्गुमेंट्स और जिस तरह के दलाइल वकील साहिबान पेश कर रहे हैं, वो सुनने वाले हैं, कमाल के हैं। अभी हमारे मुल्क की जो हुकूमत है, हुकूमत का भी जो सोच है, हुकूमत की जो राय है, हुकूमत के जो आर्गुमेंट्स हैं, वो भी इस मामले में उसकी वो भी अब उसकी सुनवाई भी अगले, मुझे लगता है 2-4 दिनों के अंदर अंदर वो भी अपने आर्गुमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे, वो भी अपने दलाइल देंगे, सब आप तक पहुंचाएंगे। ये दलाइल फिलहाल पेटिशनर्स की तरफ से हैं और ये चीजें आप पहले भी बड़ी बार सुन चुके हैं, लेकिन इतने ब्रॉडर सेंस में और वकील साहिबान के जरिए, आईन के समझदारों के जरिए, आईन के जानकारों के जरिए जिस तरीके से आप इसको सुन रहे हैं, मैं कहता हूं कि ये हिस्टोरिक चीज है, इसे आपको सुनना चाहिए। बहुत कुछ इससे सीखने को भी आपको, मुझे, हम सबको मिल सकता है। तो आज की कार्रवाई जो है वो खत्म हो गई है, दिन आज छठा था और कल के बाद कल जो कुछ होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज खास बात यही कि आज सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने यह कहा कि जो 5 और 6 अगस्त को प्रेसिडेंट ने किया वो आईन पर एक फ्रॉड था।